देश की राजनीतिक पार्टियां एक संगठनात्मक लूट का गिरोह हैं जो अपने गिरोह के माध्यम से किन प्रकार ने सत्ता में बनी रहना चाहती हैं। ये परंपरा कांग्रेस चलाती आई है बहुत समय से। वही परंपरा भाजपा भी चलाती है जब जब अपने सरकार में आती है या केंद्र में या प्रदेश में। वही परंपरा भाजपा सपा भी चलाती है, बसपा भी चलाती है। आपने देखा होगा कि सपा एक परिवार विशेष की पार्टी बन के रह गई, बाकी कार्यकर्ता गौण हैं। ऐसा ही एक बसपा है जो एक व्यक्ति विशेष की पार्टी बन के रह गई। भारतीय जनता पार्टी है, वो भी एक संगठन विशेष की पार्टी बन के रह गई। और कांग्रेस की पार्टी बन के रह गई। आपने देखा कि ये संगठन सिर्फ जनता के पैसों के लूट को अब किस तरह से अपने पार्टी विस्तार प्रचार प्रसार में लगा लें, इसके उसमें लगे रहते हैं। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि हाल में अभी एमएलसी एमपी एमएलए और वो क्षेत्रीय पंचायत और निकाय ये सारे चुनाव हुए जो बर्खास्त करके बदले जाते हैं। वो राजनीतिक दलों के प्रयास रहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे पार्टी के सारे हो जाएं और ताकि हम अपना लूट कायदे से कर पाएँ और जनता को पता नहीं चलेगा ये जो बड़े पद हैं वो हमारे पास हो। तो ये संगठनात्मक लूट देश के लिए कहीं से विकास के रास्ते को आगे बढ़ा नहीं सकता। देश की राजनीतिक व्यवस्था को हमें आपको समझना पड़ेगा, आम जनता को समझना पड़ेगा और आम जन को अपनी भागीदारी बनानी पड़ेगी। आप सिर्फ भाजपा, कांग्रेस और सपा, बसपा, तेलुगु देशम और कौन देशम में दुनिया भर की पार्टियां, तृणमूल और ये क्या सबको जोड़ते रहेंगे तो आप देश का विकास नहीं देख पाएंगे, आप अपने क्षेत्र का विकास नहीं देख पाएंगे। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो हमारे पूर्वजों एक तरह से कह सकते हैं लोगों ने, संविधान निर्माताओं ने व्यवस्था बनाई है, वो व्यवस्था क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की बनी। और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व राजनीतिक दल के यहाँ सुरक्षित नहीं है। तभी आपने देखा होगा कि एक आदमी गुजरात से चुनाव लड़ने आ जाता है, बनारस में आके चुनाव लड़ता है, बनारस का कहीं और जाके चंदौली बंदौली अगल बगल में लड़ता है। गुजरात का आदमी उत्तराखंड में जाके चुनाव लड़ जाता है। क्या उत्तराखंड में या बनारस की गलियों के बारे में गुजरात के आदमी को क्या पता है? ये तो संगठन जो गिरोह इनका है, वो गिरोह के निचले कार्यकर्ता बेचारे जो कुछ पाते भी नहीं है फिर भी लगे रहते हैं, झोला ढोते रहते हैं, झंडा ढोते रहते हैं। माल तो ये ऊपर वाले खाते हैं जो बड़े पदों पे बैठे हैं। उनको नीचे जो झंडा ढोने वाले उनको क्या मिलता? कुछ नहीं मिलता। आप झंडा ढोने के लिए पैदा हुए, 130 करोड़ की आबादी वाला देश हमारा। आप क्या कीड़े मकोड़े हैं राजनीतिक दल के झंडा ढोने के लिए पैदा हुए? आप भी अपनी लीडरशिप पैदा करिए, अपने क्षेत्रों में अपने लीडर पैदा करिए। निर्दलियों का प्राविधान है, आप मत ताकिए राजनीतिक दलों को, ये गुमराह करते हैं। आप अपने क्षेत्र से चुन के जाइए और अपनी प्रतिनिधित्व वहाँ रखिए, जिसको गर्ज होगा वो आपको अपने सत्ता में रखेगा और नहीं तो आप विपक्ष में रहेंगे। अपनी संसदीय प्रणाली में सिर्फ दो ही व्यवस्था है, एक तो निर्दलीय की विपक्ष की और एक पक्ष की। और सत्ता पक्ष के साथ जरूरी नहीं है कि कांग्रेस होगी तभी सत्ता होगी और बीजेपी होगी तभी सत्ता होगी। ये तो सबसे बड़े दल के रूप में उभरते हैं, इसलिए वो अपने घटक के रूप में सबसे प्रमुख पद अपने पास ले लेते हैं और एक कानून मिनिमम एजेंडा बना के लोगों को छोटा मोटा मलाई पदधार पद दे देते हैं ताकि वो चुपचाप अपने कोने में पड़े रहें, उनसे कोई बोलेगा नहीं, बाकी और अपने गिरोह के काम ये करते रहेंगे। राजनीतिक दल अपने पार्टियों का विस्तार प्रसार करती रहेंगे। देश की योजनाओं का पैसा पार्टी के विस्तार के लिए है क्या? आप बताइए किसी राजनीतिक दल का कोई उद्योग लगा हुआ है जो चुनाव में करोड़ों करोड़ रुपया खर्चा करके ये एक एक चुनाव एक एक क्षेत्र में 5-5, 6-6 करोड़ रुपया, तो मैं नॉर्मल बता रहा हूँ, 100 सैकड़ों करोड़ में खर्च होते हैं। आप एक मोदी का चुनाव देख लीजिए। मोदी जिस क्षेत्र में बनारस में चुनाव लड़ रहे थे, चुनाव आयोग की सारी क्लिपिंग पड़ी होगी, आप एक एक व्यक्ति का उठा के देख लीजिए। वो दावा करते हैं कि 5 लाख लोग उनके नामांकन जुलूस में जाते हैं और विजय जुलूस में जाते हैं। तो 5 लाख लोगों का एक व्यक्ति का अगर आप खर्चा जोड़ेंगे तो 1000 रुपया खर्चा आता है। साड़ी है, टोपी है, गमछा है और टिफिन खाना है, रास्ते का है, गाड़ी है, तमाम खर्चे। चुनाव आयोग की आँख में पट्टी होती है। चुनाव आयोग जैसे कानून काम करता है, जो आपने दिखाया वो काम करता है। चुनाव आयोग निष्पक्ष काम करता ही नहीं है। अगर वो देखता तो वो बाकी चीज़ों को रिकॉर्ड करता है, वो भी रिकॉर्ड करता ही है, लेकिन वो डेटा गायब हो जाते हैं। जीतने के बाद ख़त्म कहानी। कांग्रेस चूँकि करती आई है इसलिए भाजपा को नहीं बोल सकती,
और भाजपा उसी परिपाटी पे चलती है, इसलिए कांग्रेस नहीं बोल सकती। तो ये जो संगठनात्मक लूट है देश की विकास के लिए कहीं से फायदेमंद नहीं है। देश की संसदीय प्रणाली को ठीक से आप जानिए, दो ही है, एक सत्ता पक्ष और एक विपक्ष। भाजपा और कांग्रेस नहीं है, ये भाजपा कांग्रेस ये साले गुमराह करते हैं, ये आपकी मन स्थिति को गुमराह करते हैं। चुनावी प्रक्रिया जब चलती है तो 15-20 दिन की चलती है, उस बीच में जितना प्रचार प्रसार करते हैं, अपना सारी ताकत झोंक देते हैं। तभी आपने देखा होगा कि क्षेत्र में पूरे देश भर के नेता इकट्ठा हो जाते हैं, उससे क्या मतलब है? आप क्या लूटना चाहते हो उस देश को? आप अपनी सत्ता को, अपनी आर्थिक स्थिति को बर्बाद कर देना चाहते हो। राजनीतिक दल के विस्तार के लिए हमने सरकार चुनी, आपने चुनी है। आपने भाजपा की विस्तार के लिए सरकार चुनी नहीं है। भाजपा ने देखा नहीं चुनाव के बाद कैसे एमएलए खरीद फरोख्त में लग गई है अपनी पार्टी के लोगों को, जो जिनको गाली दे के वो सत्ता में आए, उस कांग्रेस वालों को लाने कोई प्रवेश नहीं। आप गुमराह हो, आप चीज़ों को समझो। आप सबसे पहले संविधान पढ़ो, संविधान पढ़ोगे तो सारी चीज़ें जानकारी होंगी आपको किसी भाजपा के पीछे पिछलग्गू बनने की ज़रूरत नहीं है, आपको कांग्रेस के पिछलग्गू बनने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने क्षेत्र में अपने अपने एक प्रतिनिधि तैयार करिए, उस प्रतिनिधि को उस काम पे लगाइए, उस प्रतिनिधि पे नज़र रखिए, उस प्रतिनिधि की क्षमता देखिए, चरित्र देखिए और काम करने की शैली देखिए। अगर ये संगठनात्मक लूट में जाएगा, माना कि व्यक्ति बहुत अच्छा है, लेकिन अगर संगठन का हिस्सा हो गया तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कहेगा वही करना होगा। अमित शाह जैसा चोर आदमी वो आपको संगठनात्मक जानकारी देगा, हाँ बहुत जोड़ तोड़ के आपकी पार्टी जरूर बना सकता है, लेकिन देश के विकास के लिए काम करेगा जो आदमी अपने राज्य से तड़ी पार अपने सरकार में रहा है। आप जाके देखिए उसके कार्यकाल में कितने जघन्य अपराध हुए। इन दोनों के कार्यकाल में सिर्फ अमित शाह ने, मोदी भी जिम्मेदार है, जब मुखिया ही उसके साथ था तो बाकी तो नीचे वाला करेंगे।